हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे पुराने वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। और आज अपनी यूट्यूब फैमिली के संग सबसे बड़ी न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा कनाडा में आ चुका है पीआर, यानी कि अब मैं कनाडा में परमानेंट रेसिडेंट हो चुका हूँ। 3 महीने में मेरा पीआर आया। कैसे आया, मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा, वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं कनाडा आया था एज अ स्टूडेंट, फिर मैंने वर्क परमिट लगाया, फिर स्पाउसल वीज़ा लगाया, उसके बाद मैंने पीआर लगाया। तो ये सारे प्रोसेस में किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, ये वीडियो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे आज मिस आउट हो। और बिना किसी रुकावट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सार्थक और जैसा कि मैंने बताया, आज मैं बताने वाला हूं कि मेरा पीआर 3 महीने में कैसे आया, मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा और साथ ही साथ स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, स्पाउसल वीज़ा में जो प्रोसेस था उसमें किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी भी हेल्प हो सके। तो भाई सबसे पहले जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा लगाया था 2016 में, तो फर्स्ट टाइम वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट होने के बाद आई वॉज लाइक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, नेक्स्ट क्या करें अब। वीज़ा का जो रिजेक्शन था उसका रीज़न था अदर रीज़न के अंडर में बहुत सारे रीज़न आते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। उसमें यह भी आता है कि आपके फाइनेंसेस नहीं है आपके पास, या फिर आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो रेलेवेंट नहीं है आपके पुराने एजुकेशन से, या फिर आप कनाडा से पढ़ने के बाद वापस नहीं जाओगे। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने दोबारा वीज़ा अप्लाई करा। जब सेकेंड टाइम अप्लाई करा, मैंने मेरा SOP इस तरह से लिखा था कि ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये जस्टिफिकेशन मिल जाए, जो उनके डाउट्स हैं या जो भी उनका रीज़न था रिजेक्ट करने का मेरा वीज़ा, उसके आंसर्स मैंने मेरी SOP में दिए हैं। मैंने इन दोनों पे वीडियो बनाया हुआ है। वीज़ा रिजेक्ट हुआ उस पर भी कि कैसे अप्रूव करा, और SOP कैसे लिखें उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक दूंगा, वो एक प्लेलिस्ट है स्टूडेंट वीज़ा की, उस पर आप जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। बिफोर यू अप्लाई वीज़ा आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी बताया है मैंने। उसके साथ ही साथ मैंने इसमें ये भी वीडियो बनाया हुआ, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करें, SOP कैसे लिखें, और भी 2-3 वीडियोज़ हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे आपकी मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे 2 साल पढ़ने के बाद मैंने वर्क परमिट फ़ाइल किया। वर्क परमिट मुझे आया 2018 नवंबर में। उसके बाद मैं इंडिया चला गया। इंडिया जाने के बाद मैंने इंडिया में जो मेरी बेसिकली जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने उनसे रजिस्टर मैरिज करी, यानी कि मैंने जो एक कोर्ट मैरिज जैसे कहते हैं, या फिर ये कह लें कि मैंने एक छोटे लेवल पे मैरिज करके रजिस्टर करा ली ताकि वापस आकर के मैं उनका वीज़ा लगा सकूं। तो इसमें कैसा होता है, स्पाउसल वीज़ा में अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, अगर आप तब लगाते हो, ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो आपके स्पाउस को वर्क परमिट आता है उतने ही पीरियड के लिए जितने पीरियड तक आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड है। अगर आपके पास वर्क परमिट है, आप तब अगर स्पाउसल लगाते हो तो आपके स्पाउस को जो वर्क परमिट है वो तब तक आता है जब तक आपका वर्क परमिट वैलिड है। एंड अगर आपके पास पीआर है तो ऑब्वियसली उनको पीआर मिलता है। तो मेरे पास वर्क परमिट था, मैं इंडिया गया, मैंने कोर्ट मैरिज मतलब रजिस्टर करी। मैंने अब कोर्ट में अपनी मैरिज, सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन, सब कुछ ओरिजिनल, और उसके साथ साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं, आपके कब से रिलेशन है, आपने शादी करी उसकी फ़ोटोग्राफ्स, एंड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं कोर्ट के वो सब लगते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं आपकी और आपके पार्टनर की, अगर ये लव मैरिज है तो, अगर अरेंज मैरिज है तो फिर आपके पास जो आप मैरिज कर रहे हो उसकी सारी फ़ोटोग्राफ्स, जो कोर्ट में रजिस्टर करते हैं उसका सर्टिफिकेट, एंड अगर पॉसिबल हो, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो ट्राई करें जब आप पासपोर्ट अप्लाई करें तो आपके जो स्पाउस वाला सेक्शन होता है उसमें आपके पेरेंट्स का नाम आता है, साथ में स्पाउस का भी नाम आता है। तो स्पाउस के नाम में आप कोशिश करें कि आपका जो पार्टनर है उनका नाम ऐड करा दें, या फिर वो आपका नाम ऐड करा दें। उससे ये होता है जब आप वीज़ा लगाते हो तो आपके पासपोर्ट का स्कैन भी लगता है उसमें, तो उसमें अगर स्पाउस में ये नाम दिखता है कि हाँ ये आपके स्पाउस हैं, और पासपोर्ट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है, तो अगर उसमें ये चीज़ मेंशन है तो आपका केस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि हाँ ये जेन्युइन केस है। मेक श्योर करें एक भी डॉक्यूमेंट फेक ना लगाएं जब आप स्पाउसल वीज़ा लगा रहे हो, क्योंकि अगर एक बार रिजेक्ट होता है सो इन फ्यूचर भी रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। सो अब मैंने वर्क परमिट पे इंडिया गया, शादी करी, एंड फिर आने के बाद मैंने अपनी वाइफ का स्पाउसल वीज़ा लगाया। विद इन 4 वीक्स आप बिलीव नहीं करोगे उसका वीज़ा अप्रूव होकर के आ गया था, बट शी वॉज स्टिल बैक होम, क्योंकि मैं यहाँ पर जॉब देख रहा था। मैंने वापस आया हूँ मैं फेब के अराउंड, फिर मुझे जॉब मिलने में 2 से ढाई महीने लग गए। और गाइस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो मैं जॉब की बात कर रहा हूँ वो फुल टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली आपके पीआर के टाइम पे आपकी हेल्प करती है आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ करने के लिए। पार्ट टाइम जॉब मेरे पास उस टाइम पे थी, लेकिन फुल टाइम जॉब नहीं थी। तो फुल टाइम एक अच्छी जॉब ढूंढने में मुझे 2 से ढाई महीने लग गए थे, बट मेरे पास एक जॉब थी मेरे खर्चे मैनेज करने के लिए। अप्रैल के एंड में मुझे जॉब मिली, मई से मैंने जॉब स्टार्ट करी, और उसके बाद 2 साल 1.5 साल मैंने जब काम कर लिया। मीनवाइल मैं जैन में वापस गया, शादी वादी करके, मतलब प्रॉपर जो ग्रैंड लेवल पे जो शादी होती है वो करके, फिर मैं अपनी वाइफ को अपने साथ ही ले आया था, क्योंकि मैंने एडवांस में ही रजिस्टर करके उसका प्रोसेस कर दिया था वर्क परमिट, सो दैट शी कैन कम विद मी।
वो यहाँ पर आ गई। फिर हमने PR लगाया जॉइंट। अगर मैं अपना PR लगाता और फिर डिपेंडेंट लगाता उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस में टाइम लग जाता है, क्योंकि आपका PR आने में टाइम लगता है, फिर आप डिपेंडेंट लगाते हो उसमें 8 महीने से साल भर लग जाते हैं और कभी कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। मुझे PR लगाने में टाइम इसलिए भी लगा बिकॉज कोविड हिट करने की वजह से जो वैल्यूएशन कराना होता है इंडिया से, उसमें भी टाइम लग रहा था। तो अब PR में मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने लिख लिया ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना करूँ। देखिए, PR लगाने के टाइम पर बिफोर यू अप्लाई PR कुछ चीज़ें ऐसी जो अगर आप पहले से कर लेंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। सबसे पहले तो होता है आपकी जो एजुकेशन है बैक होम से, उसको एवेल्यूएट करा लें। मैंने अपनी एजुकेशन एवेल्यूएट करा ली थी, बहुत जल्दी प्रोसेस हो गई थी, आ गई, बट मेरी वाइफ के आने में टाइम लग रहा था। मैंने विदाउट उसकी एवेल्यूशन कराए ही PR की फ़ाइल लगा दी थी एंड हमारा PR आ गया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के ही जो है ना एवेल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, एक बंदे का भी जो प्राइमरी है अगर उसका भी एवेल्यूशन आपने कराया क्रेडेंशियल्स का, देन यू आर गुड। सो आप अपना वेस करा लें, वेस या कोई भी इक्विवेलेंट क्रेडेंशियल जो भी आपको एवेल्यूएट कराना हो जिस भी इंस्टीट्यूशन से, आप वो करा लें। एक चीज़ वो है जो आप PR लगाने से पहले करा सकते हैं बिकॉज वो 5 साल तक वैलिड होता है, एक इवैल्यूएशन। दूसरा आइल्स आपका 2 साल तक वैलिड होता है। आप मेडिकल भी कर सकते हैं बिकॉज मेडिकल 1 से 2 साल वैलिड होता है। सो मेडिकल भी पहले से कर लें। एंड साथ ही साथ जो PCC होता है यानी कि पुलिस क्लियरेंस, अगर आप कनाडा से लगा रहे हैं PR, अगर आप कनाडा में हैं ऑलरेडी, तो पुलिस क्लियरेंस यहाँ से लगाने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपको पता हो कि आपके पॉइंट जस्टिफाइड हैं या इतने पॉइंट्स हैं कि आपको इन्विटेशन आ सकता है, सो आप जो अपना PCC है यानी पुलिस क्लियरेंस वो पहले से करा लें। और अगर आप इंडिया में तो थोड़ा फास्ट हो जाता है वहाँ से, बट वहाँ से भी आप करके रख लेंगे तो आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। बिफोर यू अप्लाई PR आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी होगी। तो आपने करना है इवैल्यूएशन करना है डिग्री का, आइल्स करना है, पुलिस क्लियरेंस करना है और मेडिकल। ये चीज़ें आप अगर पहले से कर लेंगे यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और मैंने वही किया था, मैंने पहले से करके रखा। तो जब मुझे इन्विटेशन आया मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी थे, मैंने सीधे अपलोड करे एंड PR प्रोसेस वॉज वेरी फास्ट। इसके बाद जब आप इन्विटेशन आ जाता है उसके बाद आपको कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन यानी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो पासपोर्ट में है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ आपके 10 साल का पूरा डेटा लगता है। 10 साल का डेटा इन द सेंस दैट जिस भी एड्रेस पे आप रहे हैं पिछले 10 साल में आपको वो रेडी रखिए, किस डेट से किस डेट तक था। आप ये भी इन्फॉर्मेशन रेडी रखें कि आप पिछले 10 साल में आपने कहाँ काम किया है या फिर उस पीरियड में आप क्या पढ़ रहे थे। अगर आप एजुकेशन कर रहे थे तो उसकी इन्फॉर्मेशन रखें, अगर आप जॉब कर रहे थे उसकी। अगर 10 साल से कम आता है डेटा यानी कि आफ्टर यू बिकम 18 ईयर्स ऑफ एज, तब से डेटा लिखना होता है। सो अगर आपकी एज कम है तो आप 18 ईयर्स से क्या कर रहे हैं वो आपको डेटा लिखना होता है। मतलब मान लीजिए अगर आप इस समय 22 ईयर्स के हैं तो आपको पिछले 4 साल का ही डेटा देना है, मगर अगर आप 28 या 30 के हैं सो आपको पिछले 10 साल का डेटा देना होता है। सो ये जो 10 साल का फिगर होता है या तो 10 या फिर आफ्टर यू टर्न 18 तब से लेकर के अंटिल यू आर अप्लाइंग योर PR, वो इन्फॉर्मेशन आपको पिछले 10 साल की देनी होती है। सो एड्रेस, कहाँ आप रहे हैं, कहाँ आपने जॉब करी है, क्या क्या आपने पढ़ा है पिछले 10 साल का, विद डेट, विद कंपनी नेम, कॉलेज नेम, वो सब कुछ प्रिपेयर रखें पहले से ही, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। एक चीज़ का ध्यान और भी रखें कि कितनी बार आपने अपनी कंट्री से बाहर ट्रैवल किया है। इवन अगर आप ऑलरेडी कनाडा में भी हैं और आप कनाडा से भी PR लगा रहे हैं, सो आप कितनी बार इंडिया से ट्रैवल कर चुके हैं कनाडा के लिए या कहीं और भी अगर आपने ट्रैवल किया है आउट ऑफ योर कंट्री, उसका डेटा भी आपको पूरा डेट वाइज आपको मेंशन करना होगा, तो वो भी प्रिपेयर करके रखें पहले से। आपके जितने भी ब्लड रिलेशन है यानी कि आपके मॉम डैड, जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं यानी कि ब्लड रिलेशन जो भाई बहन है, सिस्टर ब्रदर एंड स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, डिपेंडेंट जो हैं आपके बच्चे, मतलब उन सब की इन्फॉर्मेशन भी तैयार रखें, उनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होती है जब आप इन्विटेशन आने के बाद अपना PR अप्लाई करते हो। तो आपके जो ब्लड रिलेशन में जो डायरेक्ट आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। तो मेक श्योर करें ये भी आपके पास पहले से रेडी हो ताकि आपको बाद में टाइम ना लगे इन सबको निकालने के लिए। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपने पास तैयार रखने होंगे। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट, आइल्स का जो सर्टिफिकेट आता है वो, और साथ ही साथ आपका जो मेडिकल आपने टेस्ट कराया है उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको वो तैयार रखना है। फाइनेंशियल डॉक्स, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, भले ही आप स्टूडेंट वीज़ा लगा रहे हो चाहे आप PR लगा रहे हो। आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है, जितने भी आपके पास पैसे हैं वो मेंशन करने होते हैं, जितने भी आपकी फ़िक्स डिपॉजिट हैं वो दिखानी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो भी दिखाते हैं, इट्स एन ऐड ऑन। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कनाडा से PR अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके पास जॉब है यहाँ पर तो उसका जॉब लेटर लगता है, और साथ ही साथ जो आपकी रीसेंट पे स्लिप्स होती हैं यानी पे स्टब्स वो भी लगती हैं साथ में आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, आइल्स डॉक्यूमेंट, इवैल्यूएशन जो आपने करा है अपनी एजुकेशन का वो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट,
और एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करा लें जो कनाडा की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से, उसकी सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी दोनों ही अपने पास रखें, क्योंकि कुछ जगह पर आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी, कुछ जगह पर आपको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी। मोस्टली जब आप पुलिस क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको हार्ड कॉपी लगती है, एंड आपके जो पोर्टल में जाती है PR लगाने के टाइम पर वो सॉफ्ट कॉपी जाती है। तो एक बार आप क्लिक करा लें ताकि आपके पास वो फ़ोटोग्राफ अवेलेबल हो, आपको बार बार जाना ना पड़े क्लिक कराने के लिए। एंड इसी के साथ साथ पासपोर्ट के सारे पेजेस स्कैन होते हैं, जितने भी पेजेस में स्टैम्प है वो सारे फर्स्ट एंड लास्ट पेज स्कैन होता है। प्लस आपने जो पुलिस क्लियरेंस कराया उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपको स्कैन एक करके रखें अपने पास। एंड साथ ही साथ अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो जो मैरिज डॉक्यूमेंट है उसको भी साथ में स्कैन करके रखें, एंड आपका जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है उसको साथ में रखें। इन सबको अगर आपके पास पहले से रेडी होगा तो जैसे ही इन्विटेशन आएगा आपको बस ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आप सबमिट कर दोगे अपनी फ़ाइल। इन्विटेशन आने के बाद आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है, लेकिन 90 डेज़ वेट करने से अच्छा है अगर आप पहले से प्रिपेयर होकर के अप्लाई करेंगे तो PR का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और ये सारी चीज़ें अगर पहले से होंगी आपके पास तो आप जल्दी से अप्लाई भी कर सकोगे। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान जो मैंने रखा था अपने PR फाइल लगाने के टाइम पे, कि जो पिछले 10 साल का आप डेटा दे रहे हो उनको अपने एड्रेसेस का एंड एक्सपीरियंस का, मेक श्योर करें कि वो डेट मैच हो। व्हेन आई से मैच, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगस्त 2010 से लेकर के दिसंबर 2010 तक आपने कहीं पर काम किया, उसके बाद जनवरी 2011 से लेकर के आपने जहाँ भी काम किया वैसे मेंशन करें। कोई भी गैप आपको मेंशन नहीं करना है। अगर कोई गैप था तो आप उसे एज एन अनएम्प्लॉयमेंट भी मेंशन कर सकते हैं, बट कोई भी गैप ना है। मतलब अगर आपने जनवरी टू दिसंबर की इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद सीधा अगर आप फेब में जंप कर जाते हो तो जो जनवरी का पार्ट है वो आप ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। सो मेक श्योर करें कि वो जो डॉट टू डॉट आपके मंथ वाइज या ईयर वाइज कनेक्ट हो वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली डालें, वरना बाद में आपको वहाँ से रिक्वेस्ट आती है कि आप इसका जस्टिफिकेशन दें एंड प्रोसेस डिले हो जाता है। सो इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें कि एक एक इन्फॉर्मेशन जेन्युइन प्रोवाइड करें और पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से प्रिपेयर रखें अपने पास, ताकि बाद में आपको हैसल ना हो इधर उधर भागने का या इन्फॉर्मेशन निकालने का। सो मेक श्योर करें इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप जब PR लगाएं तो आपका PR थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाए और आपको PR जल्द ही आ जाए। तो गाइस, स्टूडेंट वीज़ा में जैसा कि मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी आपको लिंक ऊपर भी दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़ा सीरीज़। इसमें जाकर के स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, एंड उसके बाद PR से रिलेटेड भी वीडियोज़ मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन पर भी दे देता हूँ यहाँ पर, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी प्लेलिस्ट दे देता हूँ। प्लस ऑल अबाउट कनाडा करके भी एक सीरीज़ है जिसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं जैसे टोरंटो में रहने के। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाता जाऊँगा इन फ्यूचर, एंड उस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा, आप वो भी देख सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।